साथियों नमस्कार। मैं लाइब्रेरियन हितेंद्र चौधरी कैरियर क्लासेस जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आप लोगों का राजस्थान लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन और सभी लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षाओं के लिए ये जो क्लास है आज आपका रहने वाला है। इस क्लास में हम कुछ टॉपिक हैं जिन टॉपिकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में उसके जो ऑब्जेक्टिव जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारी क्लास है, ये क्लास हमारी बहुत अच्छी और बहुत शानदार रहने वाली है। तो इस क्लास में हम कुछ टॉपिक हैं जिनका नाम है, एक का है आईएसबीडी, मार्क, सीसीएफ और आरडीए। तो सबसे पहले हम आईएसबीडी, सीसीएफ, मार्क और अपना आरडीए के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई आईएसबीडी जो है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन जो है, उसके बारे में कि पहला वो कहाँ से आया, कैसे उसका एडिशन जो है चेंज होते गए और एडिशनों का जो है बदलाव होता गया, और मार्क का किस तरीके से सबसे पहले किसने दिया था, कौन मार्क की मदर कहलाता है, कौन मार्क का कह सकते हैं कि जनक कहलाता है ना। मार्क को मरना पड़ेगा, ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ये चीजें जो है मार्क के लिए किस किसने दिया था। ऐसे ही सीसीएफ है, हमारा कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है। आरडीए है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस है। तो इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो है हमारे बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है। जैसे कुछ हमारे बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है जिनमें से कुछ है ये, जिसमें आईएसबीडी है, मार्क है, सीसीएफ है, आरडीए है। इससे पहले हम जो है आईएसबीएन की और आईएसएसएन की जो क्लास है हम कर चुके हैं। और इसके बाद में जो हमारी क्लास रहने वाली है वो हमारी क्लास ओपेक को रहने वाली है, हमारे मानक स्टैंडर्ड को रहने वाली है, एफआरवीआर को लेके रहने वाली है। तो ये हमारी जो सेकंड यूनिट है, उस सेकंड यूनिट में जो कैटालॉग्स और कह सकते हैं कि हमारा बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन जो है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एक टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आईएसबीडी रहने वाला है। तो ये जो टॉपिक है, सारे टॉपिक बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं और इनमें जो प्रश्न आप लोगों के लिए कराने हम वाले हैं, वो जो प्रश्न होंगे वो सारे की सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी एग्जाम जो है बहुत नजदीक है और एग्जाम को देखते ही हम लोगों ने ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसे तैयार किए हैं। आप लोगों ने जो बेसिक चीजें हैं वो बेसिक चीजें बहुत अच्छे से पढ़ ली होंगी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों से कहीं छूट जाती हैं। तो इसका जो मेन हेडिंग है वो मेन हेडिंग ही यही है कि ये प्रश्न मिस मत करना। तो सच बात है कि इन प्रश्नों को मिस मत करना और आप लोगों को सारे के सारे जो प्रश्न हैं बहुत अच्छे से समझने हैं और एक एक प्रश्न का मैं आप लोगों को लेटेस्ट के साथ जोड़ते हुए बताता चलूंगा कि किस तरीके से ये प्रश्न रहने वाले हैं। तो चालू करते हैं हमारी ये क्लास। आज का जो सेशन है, ये सेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोग लास्ट तक इस सेशन को लेना और सेशन से जुड़े रहना। आप लोगों को बहुत अच्छा इसमें मैटर मिलने वाला है और आप लोगों को एकदम जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहला प्रश्न लेके आया हूं कि इसमें निम्नलिखित को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, चार ऑप्शन हमारे लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को मैं आपको बता देता हूं कि चार ऑप्शनों में हम लोगों से पूछा गया है कि इनको जिस जिस क्रम में हमारा ये जो आईएसबीडी है, मार्क है, सीसीएफ है और आरडी है, किस क्रम में हमारे लिए आया था, है ना। तो जैसे मैं आप सबसे पहले बात करता हूं मार्क को लेके, सॉरी आईएसबीडी को लेके। तो देखो, आईएसबीडी जो है सबसे पहले यहां पर चर्चा करेंगे हम आईएसबीडी को लेके। तो आईएसबीडी का सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि आईएसबीडी है क्या है। तो आईएसबीडी जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। आईएसबीडी की हम चर्चा करें तो बात करते हैं 1959 की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कब की, 1959 की हम बात करें तो 1959 में क्या हुआ था कि एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग का नाम था इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटालॉग एक्सपर्ट। इस मीटिंग का नाम क्या हुआ करता था, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटालॉग एक्सपर्ट। इन एक्सपर्टों की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में एक निर्णय लिया गया था और उस निर्णय के बाद ही ये आईएसबीडी आया था। याद रखना, उस निर्णय के बाद ही ये आईएसबीडी आया था। आईएसबीडी की फुल फॉर्म आपसे अगर पूछ ली जाए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन इसको कहा जाता है। कई एडिशन इसके आए थे और सारे के सारे जो एडिशन है वो एक एक करके 1 बाय 1 करके आए थे, जिसमें सबसे पहला जो एडिशन है वो एडिशन आया था आईएसबीडी एम को लेके। ठीक है ना। तो आईएसबीडी जो एम जो नाम का संस्करण है, इसका जो एडिशन है, ये एडिशन आ तो गया था 1971 में साथियों,
लेकिन ये जो पब्लिश हुआ था, ये पब्लिश हुआ था 1974 में। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आईएसबीडी की बात कर रहे हैं तो आईएसबीडी का जो सबसे जो पहला एडिशन हुआ करता था वो आईएसबीडी एम हुआ करता था, जो 1971 में दिया गया था और 1974 में इसको क्या किया गया था, इसको पब्लिश किया गया था। तो सबसे पहले इसकी डेट लिख लें अपन 1974 पहला। दूसरी बात करते हैं कि अगर इसका लेटेस्ट एडिशन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये तो पहला एडिशन आया था, इसका लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका लेटेस्ट एडिशन जो है समेकित संस्करण के नाम से जाना जाता है, और समेकित संस्करण जो है 2011 में आया था। इसकी भी एक खास बात है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा आगे आने वाले प्रश्न में, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि 1974 में इस आईएसबीडी का पहला एडिशन आया था। तो यहाँ पर अपन को कालानुक्रम से जमाना है इनको, है ना। तो दूसरा हम बात करते हैं मार्क को लेके। देखो मार्क की अपन बात करें तो मार्क जो है ये आईएसबीडी तो दिया था किसने, इफला के द्वारा, याद रखना इफला के द्वारा दिया गया था आईएसबीडी। लेकिन ये मार्क जो है ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिया गया था, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिया गया था ये 1966 में। एक मीटिंग हुई थी 1963 में, 1963 में एक मीटिंग हुई थी गिलबर्ट की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, गिलबर्ट की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। साथियों ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से देखना, और सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि एक एक प्रश्न को हम 1 बाय 1 करके बिल्कुल एकदम विस्तार से समझते चलेंगे और बहुत अच्छे से समझते चलेंगे। क्लास जो है हमको लास्ट तक देखनी है, ऐसे ही अच्छे अच्छे जो प्रश्न हैं वो हम लोगों को इस क्लास में मिलने वाले हैं। तो 1963 में जो गिलबर्ट की अध्यक्षता में इसकी मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में 1966 में जो मार्क का पहला एडिशन आ गया था, याद रखना 1966 में मार्क का पहला एडिशन आ गया था, और 1968 में जो है मार्क का दूसरा एडिशन आ गया था। तो ये बात कर रहे हैं हम मार्क की। तो मार्क की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए, भाई आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है, हालांकि ये सिंपल सवाल है लेकिन फिर भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप लोग इनमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को एकदम एक एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ते जाना है और बहुत अच्छे से हम उनको सॉल्व करते चलेंगे। तो ये जो है मार्क, मशीन रीडेबल कैटलॉग इसको कहा जाता है, कैटलॉग से संबंधित है, मशीन के रूप में जो कैटलॉग है उससे संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मार्क की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है मशीन रीडेबल कैटलॉग कोड। ठीक है, मशीन रीडेबल कैटलॉग, सॉरी मशीन रीडेबल कैटलॉग इसको कहा जाता है। तो 1966 में, तो इसकी डेट क्या हो गई 1966। अगला है सीसीएफ। अब देखो सीसीएफ के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि इसको कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट कहा जाता है। सीसीएफ जो है इसको अगर इसकी अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ये जो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट आपको दिख रहा है ना, ये जो दिया था यूनेस्को ने, किसने दिया था, यूनेस्को ने, यूनेस्को के द्वारा इस कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट को दिया गया था। और इसका हम बात करें कि इसका पहला एडिशन कब आया था, तो याद रखना साथियों इसका पहला एडिशन 1984 में आया था। और अगर इसका पूछ लिया जाए, इसके 3 एडिशन आ चुके हैं और इसका दूसरा एडिशन आया था 1988 में, और तीसरा एडिशन इसका 1902 में आया था। तो ये इसके 3 एडिशन है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट के, यूनेस्को के द्वारा दिया गया था। और यूनेस्को के देने के साथ साथ इसका जो पहला एडिशन है 1984 में, दूसरा 1988 में, और तीसरा जो इसका एडिशन है 1992 में आया था। यहां तक बात हो गई। अब हमारा अंतिम बचता है जिसका नाम है आरडीए। देखो आरडीए जो है इसको रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस कहा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो ये जो आरडीए है ना, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस, ये कब आया था, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये आरडीए आया था जून 2010 में। तो जून 2010 में ये आरडीए आया था। तो इनकी जो डेट है वो आप लोग अब मैच करके देख लीजिए कि सबसे पहले कौन सा आया था, आईएसबीडी आया था। तो आईएसबीडी कब आया था, 1974 में। दूसरा है मार्क, मार्क कब आया था, 1966 में। और तीसरा है सीसीएफ, सीसीएफ आया था 1984 में। और इसका जो है आरडीए ये आया था 2010 में। तो अब इसको हम व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहला तो आपको व्यवस्थित करने के लिए ये देख लीजिए आपकी 2010 में आरडीए आया था, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही रहेगा। तो डी ऑप्शन किसमें, 2 में सही है। लेकिन हम बात करेंगे पहले ऑप्शन की, तो पहला जो ऑप्शन है, ये पहला जो ऑप्शन है, इस पहले ऑप्शन में हम देखते हैं कि सबसे पहला कौन सा आया था, तो मार्क आया था। तो मार्क जो है 1966 में। तो डी के साथ अपन को कौन सा देखना है, बी देखना है। तो डी के साथ अपन बी देखेंगे, फिर उसके बाद में ए आया था। ए का मतलब आईएसबीडी 1974 में, फिर उसके बाद में 88 में, फिर ये 2010 में आया था। तो इसका राइट आंसर जो है बी रहने वाला है। ठीक है साथियों, तो ये जो हमारा पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न में हमने 4 प्रश्नों को करके देखा है, जिसमें सबसे पहले हमने आईएसबीडी को देखा था कि आईएसबीडी जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन इसको कहा जाता है। आईएसबीडी, आईएसबीडी एक तरह से कैटलॉग के रूप में ही काम में लिया जाता है। आईएसबीडी का जो है एक एडिशन जो है, कई एडिशन आए थे जिसमें हमारे सीसीएफ है, सॉरी आईएसबीडी एम है, आईएसबीडी एस है, सीआर है ना, नॉन बुक मटेरियल के लिए भी एडिशन आया था,
है ना। इस तरीके से सीआर के लिए, कंटिन्यूटिंग रिसोर्स के लिए भी एडिशन आया था। तो सबसे लास्ट में जो एडिशन आया था वो 2011 में आया था, जिसको समेकित एडिशन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी आईएसबीडी की कहानी हुआ करती थी। 1969 की बात है, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉग एक्सपर्ट हुई थी और कोपेनहेगन में ये मीटिंग हुई थी और उसके द्वारा ही ये निकल के आया था। ये आईएसबीडी की कहानी हम लोगों ने सुनी है। फिर मार्क की कहानी, मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉग जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिया गया था और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के देने के साथ साथ 1963 में गिलबर्ट की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी और 1966 में इसका पहला एडिशन आया था। और इसका पहला एडिशन आने के साथ साथ 1968 में इसका दूसरा एडिशन आया था। तो ऐसे फिर इसके बाद में मार्क का भी यूएस मार्क हुआ, केन मार्क हुआ, है ना। अपना यूएस मार्क मतलब यूएस का मार्क, केन मार्क कैनेडियन मार्क, ऐसे करके फिर उसके बाद मार्क 21 बना इसका, जो 1999 में बना था। यूएस मार्क और केन मार्क को जोड़ के हम मार्क 21 का निर्माण करते हैं। इसके कुछ टैग हैं, वो टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी आगे सवाल आने वाला है, तो वो भी किस तरीके से होने वाला है तो उसको भी हम जानेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा की सारा जो मैटर है हम आगे पढ़ते ही चलेंगे, ठीक है साथियों। तो ये प्रश्न आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है आईएसबीडी जी। आईएसबीडी जी का मतलब होता है जर्नल। आईएसबीडी जो जर्नल्स के लिए आईएसबीडी दिया गया है, उसमें कितने एलिमेंट्सों में इसको विभाजित किया गया था। तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर आईएसबीडी जी की बात हो रही है और मैंने आप लोगों को बताया था कि आईएसबीडी जी जो है उसके एलिमेंट्स हुआ करते थे कितने, 8 एलिमेंट्स हुआ करते थे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में आईएसबीडी के कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में आईएसबीडी के 0 से लेके 8 तक 9 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं और ये 9 एलिमेंट्स 2011 में और समेकित संस्करण के रूप में आए थे। किसके रूप में? समेकित संस्करण, याद रखना, हिंदी में इसको बोलते हैं समेकित संस्करण। ये समेकित संस्करण जो है 2011 में आया था और 2011 में आया था, 0 से लेके 8 तक इसमें 9 एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आईएसबीडी जी को कितने एलिमेंट्स में विभाजित किया गया है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। अगर आप समझोगे प्रश्न को, वहां पे पढ़ोगे, अच्छे से देखोगे, तो आप लोगों को एक बार में ही ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आईएसबीडी जी को लेके पूछा है या आईएसबीडी का समेकित संस्करण पूछा है। दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। आईएसबीडी जो जी है, जी में 8 एलिमेंट्स होते हैं, याद रखना। लेकिन आईएसबीडी जो समेकित संस्करण 2011 में आया है उसमें 9 एलिमेंट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके समझ में आ गई हो तो इसको यहां पर ध्यान में रखना है। एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के टाइम में हम लोगों को जो है रट्टाफिकेशन जो है हमारा वो रह जाता है और हम लोग उसी को टिक करके आते हैं जो हमारे माइंड में फिक्स होता है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इसको समझ के ही यहाँ पर आंसर वहां एग्जाम में आपको देना है, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, ये हमारा बिहार लाइब्रेरियन को लेके प्रैक्टिस सेट जो है वर्तमान में चल रहा है, प्रिंट पे आ गया है और सभी मार्केट में जो बिहार के जितने भी बुक सेलर हैं वहां पर ये मिल जाएगा। और ऑनलाइन भी हमारा ये जो बिहार लाइब्रेरियन का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें देखो मैं आपको कुछ खासियत इसकी बता देता हूं कि 25 प्रैक्टिस सेट है इसमें साथियों। लेकिन 25 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ में बिहार के 5 ऐसे पेपर हैं जो बिहार में पहले हो चुके थे, जिसमें हम लोग बात करें कि पटना का हाई कोर्ट का जो पेपर था, है ना, हमारा जो ऐसे ही 5 ओल्ड पेपर हैं उसके जो बिहार के, वो भी है। तो ऐसे करके 30 पेपर इसमें हो चुके हैं और 30 पेपर के साथ साथ बिहार का जो लाइब्रेरी साइंस का जो करंट अफेयर्स है वो भी इसमें दिया गया है। और इसके साथ साथ में लाइब्रेरी साइंस की जितनी भी टेबल्स हैं वो भी यहाँ पर दी गई हैं। लाइब्रेरी साइंस के अंदर जितनी भी फुल फॉर्म है वो भी इसमें दी गई है। और इसी के साथ साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि इसमें कुछ वन लाइनर प्रश्न भी दिए गए हैं। तो ये सारा की सारा जो है समेकित यहाँ पर इस पेपर में किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर ही नहीं, आपके लिए एक किताब भी है। ये मॉडल पेपर तो है ही, लेकिन उसके साथ में एक किताब भी है ये। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लगभग इसके 260 पेज हैं, याद रखना साथियों। और 260 पेज जो है, ये 260 पेज की ये पूरी किताब है। और इस किताब को यदि आप फिर भी आपसे कहीं से नहीं ली जा सकती, तो आप लोग इन नंबरों पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इन नंबरों पर आप जाकर मैसेज करिए और मैसेज करने के साथ ही आप लोग क्या करोगे कि इस प्रैक्टिस सेट को मंगाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए पे करना होगा और आपके घर तक ये प्रैक्टिस सेट पहुंच जाएंगे विथ डिलीवरी। विथ डिलीवरी चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, तो याद रखना। और इसका एक चीज और बताऊं, ये प्रैक्टिस सेट फ्री भी दिया गया है, लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेट है जो 899 में हमारा बिहार लाइब्रेरियन का जो कोर्स चलता है, उन लोगों के लिए ये जो है प्रैक्टिस सेट घर तक फ्री पहुंचाया जाता है। तो आप इस तरीके से भी इस प्रैक्टिस सेट को मंगा सकते हैं, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं हम इसी क्लास में। ये जो हमारा है राजस्थान के लिए 3rd ग्रेड के लिए ये किताब चलती है जो हमारी वर्तमान में चल रही है।
अगला जो प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ आईएसबीडी, तो यहाँ पर आईएसबीडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आईएसबीडी को लेके मैंने कई बार चर्चा किया था कि 1963 में क्या हुआ था कि गिलबर्ट की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? गिलबर्ट की अध्यक्षता में। याद रखना, ये दोबारा बता रहा हूं लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि गिलबर्ट की अध्यक्षता में 1963 में जब मीटिंग हुई थी तो 1966 में सॉरी 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 ये मार्क के लिए कि मैं चर्चा कर गया हूं। देखो आईएसबीडी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ये जो है 1969 की जब बात थी तो 1969 की बात थी, उसमें इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉग एक्सपर्ट हुई थी। तो 1969 में ये जो मीटिंग हुई थी किसकी? इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉग एक्सपर्ट की। और उस मीटिंग में क्या हुआ था? ये कहां पे हुई थी? कोपेनहेग में। ये जो है प्रश्न, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनता है, इसमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये कहां पे हुआ था, कब हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। और इससे क्या निकल कर आया था? इससे ही निकल कर आईएसबीडी आया था साथियों। और आईएसबीडी जब निकल कर आया था तो सबसे पहले आईएसबीडी एम निकल कर आया था। और एम जो आया था ये 1971 में निकल कर आया था, लेकिन पब्लिश जो हुआ था ये 1974 में पब्लिश हुआ था। और इसका जो वर्तमान एडिशन है वो 2011 में, जिसको अपन समेकित संस्करण के नाम से जाने जाते हैं, समेकित संस्करण के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? ये यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है? आईएसबीडी की फुल फॉर्म पूछी है। तो आईएसबीडी की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, याद रखना इंडिया भी आपको ऑप्शन में आ सकता है लेकिन आपको इंटरनेशनल ही याद रख के चलना है। तो इंटरनेशनल याद करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन याद रखना। इन चीजों में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। तो देखो देखो इसमें दे रखा है इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, लेकिन इंडियन को अपन को ध्यान नहीं रखना है, अपन को ध्यान में रखना है इंटरनेशनल को। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन इसका राइट आंसर है। तो इसका जो चौथा नंबर का आंसर है वो राइट है। ये आईएसबीडी की कहानी है। आईएसबीडी को लेके ही अपन अभी पहली बार चर्चा करेंगे, इसके बाद में हम मार्क को लेकर चर्चा करेंगे। तो आईएसबीडी जो एम है किस वर्ष पहली बार प्रकाशित हुआ था? अब देखो यहां पर बात आ गई थी प्रकाशित को लेके। देखो मैंने आपको कहा था कि 1971 में आईएसबीडी एम पहली बार आया था, याद रखना। लेकिन वो एक्चुअली पब्लिश जो हुआ था ना वो 1974 में हुआ था। अब एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, पुराने पेपर का ये प्रश्न है। अब उसमें ऑप्शन में आपको सिर्फ 1971 ही दे रखा है, 1974 नहीं दे रखा। तब आप लोगों को ये दिमाग नहीं लगाना है कि हम लोगों को क्या करें, इसको छोड़ दें, डिलीट होगा, ये होगा। आपको बिना सोचे समझे ऐसा आंसर दे देना है, 1971 आंसर दे देना है। लेकिन इसमें 1974 भी आंसर में आता तब आपको 1974 आंसर राइट करना था, क्योंकि बात चल रही है प्रकाशित होने की। याद रखना 1971 में आया था, 1974 में जो है आईएसबीडी एम, एम का मतलब होता है मोनोग्राफ, है ना। आईएसबीडी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन मोनोग्राफ, मोनोग्राफ के लिए सबसे पहला एडिशन आया था, याद रखना। क्लियर है? चलिए अगला जो है पुस्तकालय सूची में उपयोग किए जाने वाले मानक ग्रंथ सूची विवरण बनाने के लिए इफला द्वारा निर्मित नियमों का एक सेट जो है किसको क्या कहा जाता है? या यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? इफला की। याद रखना इफला को लेकर चर्चा हो रही है कि भाई पुस्तकालय सूची में उपयोग के लिए की जाने वाले मानक ग्रंथ सूची विवरण, जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है उसको बनाने के लिए इफला के द्वारा निर्मित एक नियमों को सेट बनाया। और उस नियमों को सेट को तो आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूं कि उसको क्या कहा जाता है, आईएसबीडी कहा जाता है। लेकिन बात आ रही है यहाँ पर इफला की। तो इफला जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट, इस इफला को कहा जाता है। ये जो है ये एक सबसे बड़ा संघ है, संघों का संघ, महासंघ इसको कहा जाता है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और इसी के द्वारा जो है इस आईएसबीडी का निर्माण किया था। तो इसलिए यहाँ पर जो है इफला ने क्या किसका निर्माण किया था? आईएसबीडी का निर्माण किया था। आप लोगों को यहाँ आईएसबीडी को देख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो उससे पहले हम बात करते हैं लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षाओं का हर एक अपडेट के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लिस्पीडिया। आप देख सकते हैं LIS के नाम से हमारी जो किताबें हैं वो किताबें भी इसी नाम से चलती हैं, जिसका नाम है LIS। ये जो लिस्पीडिया नाम की जो किताब है, इस किताब के नाम पे ही हम लोगों ने क्या रखा था? टेलीग्राम चैनल का नाम रखा था। और उस टेलीग्राम चैनल को
आप किसी भी अपडेट के लिए, कोई भी पुराने पेपर के लिए अगर आप सर्च कहीं करोगे तो आपको लिस्टपीडिया ही सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम पे, तो आपको पूरा की पूरा अपडेट जो है लाइब्रेरी साइंस का वो यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ साथ अपना जो है यूट्यूब चैनल आप पढ़ ही रहे हो, इस पे कैरियर क्लासेज जयपुर के नाम से है और इसी नाम से हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है कैरियर क्लासेज जयपुर। और इस एप्लीकेशन पर ही हमारा बिहार लाइब्रेरियन का जो कोर्स है वो बिहार लाइब्रेरियन का कोर्स आपको 899 में मिलने वाला है और इसी के साथ साथ फ्री में मिलने वाला है आपको प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। और आप और भी अगर आप कोई जानकारी चाहते हो तो आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है साथियों, आगे हम प्रश्न की ओर चलते हैं। आईएसबीडी जो एस है निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय मानक ग्रंथ सूची विवरण है। एस का मतलब क्या होता है? यहां पर बात चल रही है किसकी? आईएसबीडी, और आईएसबीडी में एस की बात चल रही है, तो आईएसबीडी एस का यहाँ पर एस का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो याद रखना साथियों कि आईएसबीडी जो एस है, एस का सीधा सीधा मतलब किसका होता है? एस का सीधा सीधा मतलब होता है सीरियल्स को लेके। अब ये आईएसबीडी एस आया तो कब था? 1974 में आया था, याद रखना। आईएसबीडी आया कब था? 1974 में आया था आईएसबीडी एस। आईएसबीडी एस 1974 में आया था, लेकिन इसका जो पहला एडिशन है वो 1977 में आया था, याद रखना। पहला एडिशन इसका 1977 में आया था। क्या? फर्स्ट एडिशन, याद रखना इसको। आईएसबीडी एस की फुल फॉर्म पूछिए तो एस का मतलब सीधा सीधा सीरियल्स को लेके होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम इसी में कि आईएसबीडी ईआर, तो इसमें ईआर का क्या अर्थ होता है? तो देखो साथियों, ईआर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। आप लोग एसीआर2 के जब चैप्टर पढ़ते हो, आप लोगों ने एसीआर2 को बहुत अच्छे से देखा होगा, है ना। एसीआर2 की भी हमने पहले कहानी पढ़ चुके हैं कि एसीआर2 का क्या हिस्ट्री रहा था। तो एसीआर2 के जो है अध्याय हैं वो भाग दो हैं, इसमें एक भाग और दो भाग। एसीआर2 के भाग दो हैं, दो भागों में पहला जो है इसका 13 अध्याय है और दूसरा जो है इसके 6 अध्याय हैं। आप लोगों ने उस समय पर जब हमारी एसीआर2 क्लास हुई थी तो उसमें देखा था, तो उसमें देखा था कि हमने 2002 में दो ऐसे भाग थे, एक तो 9वें नंबर का 9 नंबर का भाग और एक था अपना 12वें नंबर का भाग। दोनों भागों के नाम चेंज हुए थे 2002 में। कब हुए थे? 2002 में नाम चेंज हुए थे और नाम चेंज होके एक का नाम हुआ था क्या? इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। तो वही कहानी यहां पर मैं बताने वाला हूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो तो आप नॉर्मली जान ही लोगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स नाम का जो एडिशन है ये 1997 में आया था। 1997 में आया था, लेकिन ये 2002 में इसमें आरडीए में, सॉरी एएससीआर2 में जो उसका अध्याय जो था उसका नाम भी चेंज कर दिया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। तो आईएसबीडी ईआर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स वाला एडिशन जो है 1997 में आया था और आरडीए का जो है इसमें 2002 में इसमें चेंज किया गया था एएससीआर2 में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम इसी क्लास में। आईएसबीडी की रचना किसके द्वारा और इसका रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? आप लोगों ने बहुत अच्छे से अभी आपको देखा था, आपने पढ़ा था कि आईएसबीडी जो आईएसबीडी जो है, आईएसबीडी का रखरखाव कौन करता है, इसकी देखभाल कौन करता है, इसकी रचना किसने की थी। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आईएसबीडी का रखरखाव और देखभाल ये सारा की सारा काम जो है हमारा कौन करता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ये इफला जो है इसका काम करता है। किसका? इसके रखरखाव का। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इफला की फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, और उसमें जुड़ता है। और ये जो है 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे बड़ा एसोसिएशन है लाइब्रेरी साइंस का। पूरे वर्ल्ड में अपन बात करें कि सबसे बड़ा कोई एसोसिएशन है, संघों का संघ, महासंघ अगर कोई है तो वो कौन सा है? इफला ही है, याद रखना। आगे हम देखते हैं इसी में, इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपका इफला ही रहेगा। आगे का जो प्रश्न है ये प्रश्न है कि वर्तमान में आईएसबीडी में कितने वर्णक के क्षेत्र शामिल हैं? साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से देख लेना और रट लेना। मैं कह रहा हूं एग्जाम में जहां तक ये प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे तो इस एडिशन का नाम पूछ लिया जाएगा या आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कितने जो वर्णक क्षेत्र है उनमें शामिल किया गया है। तो ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान में अगर आईएसबीडी की बात करें, मैंने आपको कई बार अभी बता दिया है कि आईएसबीडी का वर्तमान जो एडिशन है वो वर्तमान एडिशन कब आया था, तो आपको बता दूं कि ये 2011 में आया था। तो 2011 में आया था, तो उससे पहले जो है इसके 8 क्षेत्र हुआ करते थे, याद रखना।
इसके 8 क्षेत्र हुआ करते थे। 8 क्षेत्रों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में इन क्षेत्रों का जो है क्रम पूछ लिया जाता है, आपसे इसमें से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ये क्षेत्र नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है आईएसबीडी के 2011 के जो इस एडिशन की, और इस एडिशन को अपन समेकित क्या कहते हैं, समेकित संस्करण कहते हैं। इसको समेकित संस्करण कहते हैं। तो इसके जो क्षेत्र हैं वो कितने हैं, 9 हैं, और 9 कैसे हैं, 0 से लेके 8 तक। इस तरीके से इसका जो है वर्तमान में इस आईएसबीडी के इस क्षेत्रों को बांटा गया है। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को कर लेना, और एग्जाम में ये प्रश्न जहां तक आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना। अब 100% तो कोई गारंटी रहती नहीं है, लेकिन एक बेस्ट इंपॉर्टेंट की बात अपन करें ना, तो सबसे अच्छा प्रश्न मेरी नजर में ये बनता है कि इस तरीके का आपसे कंफ्यूज करने वाला जो प्रश्न है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसका भी ध्यान रख के चलना। अगला जो है इफला। इफला आपने बहुत अच्छे से देख लिया है कि इफला ने कब अंतिम आईएसबीडी का जो इंसोलिटेटेड मतलब समेकित, याद रखना, इसी को क्या कहते हैं हिंदी में, समेकित संस्करण। ये जो समेकित संस्करण है इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंसोलिटेटेड एडिशन। ये जो एडिशन है, ये एडिशन कब आया था, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि ये एडिशन 2011 में आया था, है ना। ये एडिशन जो है 2011 में आया था, याद रखना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिब्लियोग्राफिक विवरण मानक नहीं है। यहां पर पूछा है, मैंने आप लोगों को क्लास के शुरू में ही बताया था कि बिब्लियोग्राफिक विवरण मानक है ये कौन कौन से, आईएसबीडी हुआ, अपना मार्क हुआ, अपना सीसीएफ हुआ, आरडीए हुआ, आईएसबीएन, आईएसएसएन, ये सारे के सारे जो है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में आते हैं। एफआरबीआर, ये सारे के सारे बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में आते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिब्लियोग्राफिक विवरण मतलब डिस्क्रिप्शन का मानक स्टैंडर्ड नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है सिंपली। तो आप लोग देखिए कि आईएसबीडी हम लोग देखते हैं कि ये बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में आता है। मार्क जो मशीन रीडेबल कैटलॉग है ये भी आता है। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है ये भी आता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है ये भी आता है। लेकिन यहाँ पर एक बात हो रही है किसकी, यूडीसी की, ये नहीं आता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये एक क्लासिफिकेशन की स्कीम है। किसकी, क्लासिफिकेशन की, मतलब वर्गीकरण की। किसकी स्कीम है, वर्गीकरण पद्धति है। और आप लोगों को पता होगा कि इसका जो पहला एडिशन है 1905 में आया था। हेनरी लो फोंटेन एंड पॉल ऑल्टलेट के द्वारा इस वर्गीकरण की स्कीम को दिया गया था। डीडीसी पर यह वर्गीकरण पद्धति आधारित है। आप लोगों को खूब पता होगा कि डीडीसी के 5वें एडिशन पर वर्गीकरण पद्धति जो है यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन इसको कहा जाता है। 7 एडिशन इसके आ चुके हैं, जिसमें 4 एडिशन इसके पूरे हैं और 3 एडिशन इसके कैसे हैं, संक्षिप्त हैं, एवरेज एडिशन है। तो ये इस यूडीसी की कहानी है। तो यूडीसी जो है एक क्लासिफिकेशन की स्कीम है, इसलिए ये बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में नहीं है और इसी का ये राइट आंसर है। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे देखते हैं हम इसी में कि देखो सर्वप्रथम प्रस्तुत होने वाला आईएसबीडी मानक कौन सा था। तो आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं कि सबसे पहले जो है आईएसबीडी किसके लिए दिया गया था, मोनोग्राफ के लिए दिया गया था, एम के लिए दिया गया था। आईएसबीडी एम जो है सबसे पहले दिया गया था। और ये कब दिया गया था, 1971 में आया था और 1974 में ये पब्लिश हुआ था। आप लोगों को खूब अच्छे से मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले। आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं कि आईएसबीडी एस जो है ना, इस एस का नया नाम क्या है। तो देखो सीरियल्स के लिए है। आप लोग देखते हैं कि आईएसबीडी जो एस है ये सीरियल्स के लिए है, और सीरियल्स के लिए अगर आईएसबीडी एस जो है इसका जो है नया नाम क्या है, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका जो नया नाम है वो क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईएसबीडी एस जो है इसका जो नया नाम है वो नया नाम क्या है, बताइए आप। तो देखो मैंने आपको बताया था कि 2002 की बात है, और 2002 में इसका कंटिन्यूटिंग रिसोर्स कर दिया था। किसका, इसको सीआर कर दिया था। किस आईएसबीडी एस को क्या कर दिया था, सीआर कर दिया था, कंटिन्यूटिंग रिसोर्स इसको कर दिया था, याद रखना। चलिए इसका कंटिन्यूटिंग रिसोर्स कर दिया था, ये इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स कहा जाता है, आपने देखा था थोड़ी देर पहले। चलिए आईएसबीडी और कैटलॉग कोड के बीच में एक संबंध होता है, तो वो संबंध क्या होता है। तो देखो
आईएसबीडी मैंने आपको बताया था कि ये कैटलॉग से संबंधित होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कैटलॉग कोड होते हैं, उन कैटलॉग कोडों में आईएसबीडी को जो है शामिल किया जा सकता है। उसको शामिल किया जा सकता है किसको? अपने कैटलॉग कोडों में आईएसबीडी को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन को। तो इसमें इन दोनों के बीच अगर संबंध आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें संबंध क्या है, तो इसमें संबंध यही है कि आपका चाहे एसीआर2 हो तो उसमें इसको शामिल किया जा सकता है। हमारा जो कैटलॉग कोड है उसमें इसको शामिल किया जा सकता है। तो यही इसका राइट आंसर है। चलिए आगे का प्रश्न है कि भाई आईएसबीडी सीआर जो कंट्रीब्यूटिंग रिसोर्स है वो किसका संशोधित रूप है? तो आप लोगों ने अभी देखा था कि भाई सीआर जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में जो कंटिन्यूटिंग रिसोर्स जो होता है वो किसका भाग होता है? तो वो एस का होता है, सीरियल्स का होता है। याद रखना किसका होता है? सीरियल्स को लेके होता है ये। अगला है कि आईएसबीडी प्रारूप के अनुसार जो जीएमडी है, जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन जो है ये रिकॉर्ड किया जाता है तो किसके बाद में किया जाता है? तो ये उत्तरदायित्व कथन के बाद किया जाता है, या उचित आख्या के बाद किया जाता है, या सह आख्या के बाद किया जाता है, या श्रृंखला विवरण के बाद किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उचित आख्या, मतलब जो हमारा आफ्टर टाइटल, जो प्रॉपर टाइटल होता है उसके बाद में ही हम जीएमडी को लिखते हैं। अब देखो ये जो जीएमडी है ये एसीआर2 में भी लिखा जाता है, एसीआर2 में भी इसको लिखा जाता है। तो ये जो एसीआर2 में अपना किसमें, अपना टाइटल सेक्शन में जीएमडी को लिखा जाता है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसको लिखा जाता है। और ऐसे ही अपना आईएसबीडी की जैसे एंट्री टाइप बनती है तो उसमें भी एक कह सकते हैं कि आख्या के बाद में ही इसको लिखा जाता है। प्रॉपर जो आख्या होती है, प्रॉपर जो टाइटल हमारा होता है उसके बाद में ही आईएसबीडी में जीएमडी को लिखा जाता है। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है मार्क का संक्षिप्त संस्करण। अब हमारे यहाँ तक के जो है आईएसबीडी के प्रश्न हो चुके थे, आईएसबीडी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आईएसबीडी में इतने अच्छे प्रश्न बने थे, ऐसे ऐसे प्रश्न हमने देखे थे जो कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नए थे और बहुत अच्छे थे, और एग्जाम में आने वाले भी प्रश्न है वो। याद रखना कि कोई भी प्रश्न हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं ये किसी ना किसी पेपर में पहले आ चुके हैं, तब जाके हम लोग यहाँ पर उसका एक सॉल्यूशन लेके हम पेपरों का ही यहाँ पर आए हैं, है ना। बहुत सारे पेपरों से इस प्रश्नों को, आईएएस वीडियो को उठाया गया है और उसके बाद में आपके लिए यहाँ पर लेके आया गया है और उसका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो ऐसे ही ये आईएएस वीडियो की कहानी यहाँ तक होती है। अब हम बात करते हैं मार्क को लेके। मेरे यहाँ जो थंबनेल में टॉपिक लिखे हुए थे उसमें सबसे पहले आईएएस वीडियो था, मार्क था, फिर हम सीसीएफ के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम आरडीए के बारे में पढ़ेंगे। तो चारों टॉपिकों को हम इसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप जो है इस क्लास को पूरी देखना और अच्छे से देखना, क्योंकि ये जो क्लास है इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उन्हीं को लिया गया है और बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया गया है, क्योंकि आपकी जो है एग्जाम है और एग्जाम को देखते हुए यही प्रश्न करवाए गए हैं। अब आपको नॉर्मल में अगर प्रश्न करवाऊं तो वो एक तरह से बेसिक चीजें बताऊं तो अब आपके लिए वो एक तरह से कह सकते हैं कि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग ये चीजें बहुत अच्छे से और बहुत पहले पढ़ चुके हो, अब आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो और आपका लास्ट और अंतिम समय ये बचा हुआ है, तो उसी को देखते हुए ही हम ये चीज करवा रहे हैं। और हमारी जो थर्ड ग्रेड की किताब है राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की, उसी किताब के ये प्रश्न है जो हमारी किताब का सॉल्यूशन चल रहा था, वही सॉल्यूशन ये चल रहा है एक्चुअली। तो ठीक है ना। आगे देखते हैं इसी में कि मार्क का जो है संक्षिप्त संस्करण, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आपको देखो मार्क जो है, मार्क के लिए मैंने कहा था कि 1963 की बात है। 1963 में एक मीटिंग हुई थी, किसकी अध्यक्षता में? गिलबर्ट की अध्यक्षता में। और गिलबर्ट की अध्यक्षता में जब मीटिंग हुई थी तो 1966 में निकल कर आया था मार्क फर्स्ट, और 1968 में जो है 1968 में निकल कर आया था मार्क सेकंड। ऐसे ही करके कुछ मार्क थे जिसमें कह सकते हैं कि यूएस मार्क, ऐसे ही कैन मार्क, कैनेडियन। तो ये दोनों मिलके, इन दोनों ने मिलकर मार्क 21 को बनाया था। याद रखना मार्क 21 को बनाया था और ये मार्क 21 बना था 1999 में। और इसी को लेके हम चर्चा करेंगे आगे। ऐसे ही प्रश्न कुछ हमारे आएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ हमसे पूछा गया है फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म इसकी सीधी सीधी है मशीन रीडेबल कैटलॉग। तो मशीन रीडेबल कैटलॉग इसको कहा जाता है। तो मशीन रीडेबल कैटलॉग इसका राइट आंसर है बी। याद रखना राइट आंसर है इसका बी, मशीन रीडेबल कैटलॉग। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। मशीन रीडेबल कैटलॉग किसके द्वारा सबसे पहले आरंभ किया गया था? तो देखो ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में आने वाला प्रश्न है कि ये मशीन रीडेबल कैटलॉग जो है सबसे पहले आरंभ किसके द्वारा किया गया था। तो मैं आपको बता देता हूं कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसको आरंभ किया गया था।
लाइब्रेरी कांग्रेस के बारे में आप जानते ही होंगे कि लाइब्रेरी कांग्रेस की जो स्थापना है, ये स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1800 में, और 24 अप्रैल 1800 में ये यूएसओ में इसकी स्थापना हुई थी, और ये यूएसओ का एक नेशनल लाइब्रेरी कहा जाता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर विश्व की सबसे बड़ी कोई लाइब्रेरी है तो वो लाइब्रेरी कांग्रेस है, क्योंकि ये जो है ये हमारा कह सकते हैं कि यूएसए का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। इसमें करोड़ों किताबें हैं, करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों इसमें किताबें हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है जिसको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहा जाता है, उसी के द्वारा इस मशीन रीडेबल कैटलॉग को दिया गया था। ठीक है साथियों, चलिए आगे का जो प्रश्न है, इस प्रश्न को लेकर हम चर्चा करें कि निम्नलिखित में से मार्क 21, मैंने आपको बताया था कि मार्क 21 क्या है, तो मार्क 21 जो है यूएस मार्क और कैन मार्क, ये दो मार्क थे। इन दोनों की दोनों मार्कों को लेके यहाँ पर इनको जोड़ा गया और दोनों से मिलकर ही क्या बना था, मार्क 21 बना था। और ये बना था 1999 में, याद रखना 1999 में ये मार्क 21 बना था। तो इसके कुछ टैग दिए गए हैं, इसके कुछ फील्ड के साथ दिए गए हैं। तो अब ये जो टैग है ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। ऐसे ऐसे कई टैग हैं, तो ये टैग जो है आपको एग्जाम में याद करते ही जाना है। आपके दो चीज हैं, एक तो टैग है और इसमें एक चीज और बताई गई है जिसको मैं आगे बताऊंगा। तो टैग जो है आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 टैग आपको याद करके जाने हैं। अब टैगों में ऐसे ही टैगों की लिस्ट है, और उन लिस्ट में आप अपनी जो लिस्पीडिया सॉरी जो थर्ड ग्रेड की जो किताब थी उस किताब में, चाहे लिस्पीडिया भी हो, खैर लिस्पीडिया में भी रहता है, चाहे बिहार लाइब्रेरियन का प्रैक्टिस सेट हो, उन सब में इन टैगों को पीछे जो टेबल्स दिए गई हैं उस टेबल्स में दिया गया है। तो आप लोगों को वो टैग जो है बहुत अच्छे से रट देने हैं। ठीक है साथियों, तो इसमें पूछा क्या गया है कि ये जो टैग है इन टैगों का संबंध किससे कैसे है, ये पूछा गया है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 260 जो टैग है, ये 260 टैग जो है हमारा किसके लिए होता है, प्रकाशन के लिए होता है। ठीक है, हमारा जो 260 नंबर का टैग है ये किसके लिए होता है, प्रकाशन के लिए होता है। तो मतलब बी में क्या है, 3 है, बी में 3 है, तो बी में 3 तो 2 में है। अब बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं कि अपना 245 किसके लिए है। तो 245 जो है हमारा किसके लिए होगा, ये हमारा होगा शीर्षक के लिए। 250 का जो होगा वो होगा एडिशन के लिए। तो मतलब सी में होगा 4, सी में होगा 4, सॉरी 250 का एडिशन, 100 का जो है पहला है, एक मिनट इसको दोबारा से बताता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि इसमें शायद ऑप्शंस में कुछ गलती है। मैं आपको बताता हूं कि 245 सबसे पहले जो 245 है, मैं मार्क को लेकर चर्चा कर रहा हूं। तो मार्क में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मार्क में 245 जो होगा वो शीर्षक के लिए होगा, 260 जो है प्रकाशन के लिए होगा, 250 जो है एडिशन के लिए होगा। तो मतलब एक में दो, दो में प्रकाशन मतलब 3, एक में दो, दो में 3, फिर इसमें 4 और फिर इसमें ए, तो इसका राइट आंसर 3 होगा। 100 का है जो ये पर्सनल नेम के लिए होती है। इस तरीके से हम इसको मिलाते हैं। तो ये जो है 245 जो है टाइटल स्टेटमेंट के लिए, आपको प्रश्न अलग से भी पूछा जा सकता है कि 245 जो होगा वो किसके लिए होगा। तो 245 जो होगा वो टाइटल स्टेटमेंट के लिए होगा, 260 जो होगा वो पब्लिकेशन के लिए होगा, और 250 जो होगा वो किसके लिए, एडिशन के लिए होगा, और 100 नंबर जो होगा वो किसके लिए, पर्सनल नेम के लिए होगा। याद रखना, ठीक है ना। अब इसमें अगर जैसे देखो, एक कह सकते हैं कि बचकानी कुछ ट्रिक अपने हिसाब से बना सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं कि जैसे 250 का 250 रुपए का, अगर अगर छोटी मोटी भी किताब लेके आए तो वो 250 रुपए की मिलती है, तो हर एक एडिशन 250 में मिलता है। ऐसे अपन याद कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये मैंने मेरे हिसाब से बना रखी है। तो जैसे 250 रुपए में कोई भी किताब मिलती है तो ऐसे तरह होगा कि कोई भी एडिशन हम लेके आएंगे 250 में मिलेगा। अगर 10 रुपए और बढ़ा देंगे तो वो पब्लिकेशन से हम लेके आ सकते हैं। ऐसे कुछ भी बना सकते हैं। देखो ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो बनाई है 100 नंबर पे हम फोन करते हैं तो पर्सनली करते हैं, तो कह सकते हैं कि पर्सनल नेम, कोई भी मतलब अपने हिसाब से, ठीक है ना। चलिए, मार्क को मरना होगा, याद रखना मार्क को मरना होगा, ये अपना कॉलेज लाइब्रेरियन में पूछा गया था। याद रखना ये जो प्रश्न है, मार्क को मरना होगा, ये शब्द जो है किसने दिया था, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये मार्क को मरना होगा ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था रॉय टेनेंट के द्वारा।
अब टैलेंटेड लोग ही कह सकते हैं कि भाई मरना होगा आपको। ऐसे कुछ भी यार, कुछ भी मतलब ऐसे किसी भी चीज को ऐसे जोड़ के आप याद कर सकते हो। तो कहने का मतलब रॉय टेनेंट जो है उसने कहा था कि भाई मार्क को मरना होगा, ये स्टेटमेंट दिया था उसने, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित मार्क 21 टैग्स को उनके क्षेत्रों के साथ व्यवस्थित कीजिए। अब आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं कि जैसे 20 है, 20 किसके लिए होता है, आईएसबीएन के लिए होता है ना। 100 जो है ये आपको मैंने बताया था कि 100 किसके लिए होता है, ये व्यक्तिगत नाम के लिए होता है। 260 जो है ये किसके लिए होता है, पब्लिकेशन के लिए होता है। और अपना 440 जो है ये किसके लिए होता है, ग्रंथमाला के लिए होता है। तो ऐसे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये जो 20 है, 20 जो है सबसे पहले ए में 3, तो ए में 3 जो है ये है, फिर उसके बाद में ए में 3 होगा, फिर बी में होगा व्यक्तिगत नाम। सुनो, ए में 3, बी में 4 और सी में होगा 1 और डी में होगा 2। ऐसे इसको ये राइट कर लेना है ना, ये ऑप्शन इसके राइट कर लेना। तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, इंडो मार्क किस देश से संबंधित है। जैसे आपका यूएस मार्क है जो यूनाइटेड स्टेट से संबंधित है, केन मार्क है कैनेडियन मार्क से संबंधित है। ऐसे ही इसमें पूछा है कि इंडो मार्क भी होता है, और ये इंडो मार्क जो है किससे संबंधित है, तो ये इंडोनेशिया से संबंधित है, याद रखना है ना। इंडिया मत करके आ जाना इसमें, ये इंडोनेशिया से संबंधित है। कैटलॉग डेटा के आदान प्रदान के लिए अंतरराष्ट्रीय संचार प्रारूप है। अगर हम कैटलॉग डेटा का अगर आदान प्रदान करना चाहते हैं ना, तो इसका इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एक प्रारूप है। तो वो प्रारूप कौन सा है, तो वो प्रारूप मार्क ही है, क्योंकि ये जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये अपनी किसकी, ये अपनी कैटलॉग की स्कीम होती है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ये अपना कैटलॉग पब्लिकेशन होता है। तो ये अलग अलग चीज है, लेकिन मार्क जो है ये कैटलॉग डेटा का आदान प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संचार प्रारूप है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, मार्क 21 लीडर में कितने अक्षर होते हैं। तो देखो मार्क जो है, मार्क को 3 भागों में बांटा गया है। मार्क को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें लीडर है। और लीडर के कितने कैरेक्टर होते हैं, लीडर के 24 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना। लीडर के कितने कैरेक्टर होते हैं, लीडर के 24 कैरेक्टर बताए गए हैं, जिसमें लीडर है, वेरिएबल है, और अपना क्या है, डायरेक्टरी है। तो लीडर है, ये डायरेक्टरी है, और ये वेरिएबल है। तो ऐसे इसके अगर डायरेक्टरी का पूछा जाता तो 12 होते हैं, इसका पूछा जाता तो 2 होते हैं। तो ऐसे करके 3 इसके होते हैं, जिसमें अपने मार्क 21 में क्या पूछा था कि मार्क 21 में लीडर के कितने होते हैं, तो लीडर के 24 कैरेक्टर होते हैं। ये ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई लीडर के कितने कैरेक्टर होते हैं, तो 24 कैरेक्टर लीडर के होते हैं, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है कि भाई डिजिटल कैटलॉग के लिए मानक क्या है। तो देखो डिजिटल कैटलॉग है, उसके लिए मानक जो है हमारा 2709 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये 2709 है, ये अपना मार्क के लिए भी है, सीसीएफ के लिए भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इसके डिजिटल के लिए एक स्टैंडर्ड है, ये क्या है, एक मानक है। और मानक किसके लिए है, मार्क के लिए है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, मार्क को सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो देखो मैंने आपको कहा था कि भाई हेनरी अब्राम के द्वारा सबसे पहले मार्क के बारे में बताया गया था। तो किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये किसके द्वारा, हेनरी अब्राम के द्वारा किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप देख लेना। मार्क प्रारूप के 4 घटकों में शामिल है। मार्क जो प्रारूप है इसके 4 घटक हैं। 4 घटकों में मैंने आपको अभी 3 तो बताए थे, इसमें लीडर है, डायरेक्टरी है और वेरिएबल है। तो ये 3 तो इसमें होते ही हैं। तो लीडर, डायरेक्टरी और वेरिएबल, ये तीनों के अलावा और भी होते हैं। जैसे एक तो होता है लीडर, एक होता है डायरेक्टरी, एक कंट्रोल फील्ड और एक वेरिएबल फील्ड। ये 4 तरीके के फील्ड होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। मैंने आपको बताया था कि लीडर जो होता है उसके कितने 24 कैरेक्टर होते हैं, है ना। डायरेक्टरी जो होता है उसके 12 कैरेक्टर होते हैं। वेरिएबल जो होता है उसके 2 कैरेक्टर होते हैं। तो ऐसे भी इसको याद करके चलना है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, यूएस मार्क रिकॉर्ड फॉर्मेट में 3 सब्जेक्ट एक्सेस सिस्टम में कौन सा शामिल है। तो देखो इसमें यूएस मार्क जो है ना, यूनाइटेड स्टेट का जो मार्क है, उसमें रिकॉर्ड फॉर्मेट में 3 सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट एक्सेस सिस्टमों को शामिल किया गया है। अब इसमें किस किस को शामिल किया गया है, एक तो शामिल किया गया है साथियों डीडीसी को,
दूसरा शामिल किया गया है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन को। और तीसरा इसमें शामिल किया गया है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग को, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग को। तो इन तीनों को शामिल किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप देख के जाना कि भाई यूएस मार्क फॉर्मेट है, इसमें 3 सब्जेक्टों को शामिल किया गया है। इसमें डीडीसी को शामिल किया गया है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन को शामिल किया गया है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग को शामिल किया गया है। तो 3 चीजों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है साथियों, आगे का प्रश्न हम देखेंगे इसी में। आगे का प्रश्न है, चलिए आगे का प्रश्न है, ग्रंथ सूची डेटा के लिए मार्क किस प्रारूप किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आपके दिमाग में अभी आ जाना चाहिए। वैसे मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख ही लिया था कि मार्क 21 जो प्रारूप है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो हमारा बहुत अच्छी संस्था है जिसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। मार्क जो 1 है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आया था, याद रखना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आया था। और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आया था, तो ये जो है किस वर्ष में शुरू किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि मार्क जो है फर्स्ट एडिशन इसका आया था 1966 में, सेकंड इसका एडिशन आया था कब, 1968 में। तो ऐसे आप लोगों के लिए जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर 1966 रहेगा। तो मार्क फर्स्ट जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आया था 1966 में। यूएस मार्क और कैनेडियन मार्क फॉर्मेटों के मेल के साथ 1999 में मैंने आपको कई बार कहा था कि भाई यूएस मार्क प्लस कैन मार्क, कैनेडियन मार्क, तो इन दोनों से मिलकर एक मार्क बना था जिसका नाम था मार्क 21, है ना। और मार्क 21 कब आया था ये आपसे पूछा गया है। सॉरी, मार्क 21 1999 में आया था, तो पूछा क्या गया है कि मार्क 21 आया था। ठीक है, 24 नहीं, 20 नहीं, 32 नहीं, आपका 21 याद रखना है आप लोगों को 1999 में। और ये भी प्रश्न आपसे आ जा सकता है, कई बार आया भी है। क्या आया है कि मार्क 21 किन किन से मिलकर बनाया था, यूएस मार्क से और कैन मार्क से 1999 में, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। मार्क 21 में इनमें से किस स्थान में डीडीसी संख्या होती है। अब आपको मैंने बताया था कि मार्क के कुछ टैग होते हैं। अब टैग जो होते हैं उसमें आपसे पूछा क्या है कि इसमें डीडीसी का क्या स्थान है। तो आप लोगों की जानकारी बता दूं कि डीडीसी जो है अपना डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन की स्कीम है, और उसके लिए मार्क की क्या संख्या दी गई है ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो आपका जो मार्क 21 है तो इसमें जो है डीडीसी के लिए दिया गया था 082, याद रखना ये किसके लिए दिया गया है, डीडीसी के लिए दिया गया है। और ये जो है ये दिया गया था यूडीसी के लिए। आपसे यूडीसी का भी तो पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि अदर क्लासिफिकेशन की स्कीम है, अदर क्लासिफिकेशन की स्कीम जो है उनको किसमें दर्शाया गया है, मार्क 21 के टैग में, तो 84 में। अब मान लीजिए अदर का मतलब क्या होता है कि अदर का मतलब यही होता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि कॉलन क्लासिफिकेशन को मार्क 21 में कौन सा टैग दिया गया है, तब आपको क्या देना है, 084 क्यों देना है, क्योंकि अदर क्लासिफिकेशन स्कीम में सारी क्लासिफिकेशन की स्कीम आ जाती है। आपसे बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है ना, आपसे कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम पूछी जा सकती है, तो उसके लिए 084 ही उत्तर आएगा। लेकिन सेपरेट दे रखी है यूडीसी के लिए 80 और अपना 82 किसके लिए दे रखा है, अपना डीडीसी के लिए दे रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है, आपसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न है कि ISO 2709 एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और 2709 एक मानक है जो लाइब्रेरी से संबंधित किस तत्व के प्रारूप को परिभाषित करता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है कि भाई ये ISO 2709 जो मानक बताया गया है ये किसके लिए है, तो ये मार्क रिकॉर्ड विनिमय के लिए है, ये आगे CCF के लिए भी है, ये सभी जो अपने बिब्लियोग्राफर डिस्क्रिप्शन है उनके लिए एक स्टैंडर्ड का काम करता है ISO 2709। ठीक है ना, तो ये 2709 है, मार्क रिकॉर्ड विनिमय के लिए होता है। आगे का जो प्रश्न है, मार्क टैग 490, मैंने आपको बताया कि 440 जो होता है सीरीज स्टेटमेंट के लिए होता है,
लेकिन यहाँ पर किसके लिए पूछा गया है, यहाँ पर 490 का पूछा गया है। तो 90 का जब पूछा गया है तो ये सीरीज स्टेटमेंट्स की मेन एंट्री के लिए है। 440 तो सीधा सीधा सीरीज स्टेटमेंट के लिए था, लेकिन 490 जो है सीरीज स्टेटमेंट मेन एंट्री के लिए है। मैंने आपको बताया है कि ये जो टैग है ना, ये जो टैग है, ये टैग आपकी जो लिस्पीडिया जो बुक है, आपकी जो लिस्पीडिया जो बुक है, उस बुक की जो टेबल्स पीछे दी गई हैं, पीछे जो टेबल्स जो दी गई हैं, उन टेबल्स में सारे की सारे टैग दे रखे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से उन टैगों को रट के ही जाना, मैं कह रहा हूं आपको रट के ही जाने हैं सारे की सारे टैग। कम से कम 20 टैग आप लोगों को याद होने चाहिए, तब आपका मिलान वाला भी अगर प्रश्न आ जाए तो भी आप लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, मिलान वाला भी प्रश्न आपको आ जाए तो भी उसको आसानी से कर सकते हैं। मार्क प्रारूप में 0xx मतलब 000 कोण किस क्षेत्र को निरूपित करता है। तो देखो इसमें कुछ क्षेत्र हैं, अब क्षेत्रों में कैसे है, 0xx, 1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5, ऐसे करके कुछ इसमें क्या है, कुछ कोड हैं। जैसे टैग जो थे, टैग अलग चीज होती है और ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र अलग चीज होती है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी थी कि भाई सीएम, क्या बना रखी थी कि सीएम, और सीएम कहां, टीपीएस एरिया में, टीपीएस एरिया में नशा करता है, इस तरीके की ट्रिक बना रखी थी मैंने। तो कहने का मतलब ये जो है, कहने का मतलब जैसे सीएम, सीएम का मतलब पहले पे क्या आया, सी आया, सी का मतलब होता है कंट्रोल, ठीक है ना, कंट्रोल। फिर आता है मेन एंट्री, फिर टाइटल, फिजिकल डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे करके इसकी एक ट्रिक बना रखी है, वो भी आप उसमें देख सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे आपके इसके जितने भी आपके 9 तक जो है, उन सारे के सारे जो क्षेत्र हैं उनको याद कर सकते हो। क्या है इसकी ट्रिक, सीएम टीपीएस एरिया में क्या करता है, नशा करता है। ये ट्रिक इसकी बना रखी थी मैंने, और ये जो ट्रिक है बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोग इस ट्रिक को बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हो। अगला जो प्रश्न है, मार्क 21 का आधार बनाने वाला नवीनतम संशोधित जो संस्करण है, ANSIONISO जो मानक है वो कौन सा है। तो ये जो मानक है ये कौन सा मानक है, ये भी आपको रट के ही जाना है कि ये जो है Z39.0 1994, आर कब रिवाइज कब हुआ था, 2002 में। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करके जाना है कि इसका आधार, इसका नवीनतम संशोधित संस्करण जो है कौन सा है। ठीक है ना, तो ये इसका नवीनतम संशोधित संस्करण है। अगला है मदर ऑफ मार्क के रूप में किसे माना जाता है। 2006 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा ये घोषित किया गया था कि भाई मदर ऑफ मार्क किसको कहा जाएगा। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो हेनरी अब्राहम है इसको मदर ऑफ मार्क कहा जाता है, क्योंकि मार्क के बारे में सबसे पहले सर्वप्रथम अगर किसी ने बताया था तो ये किसने बताया था, हेनरी अब्राहम के द्वारा ही बताया गया था, इसलिए मदर ऑफ मार्क कहा जाता है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, मदर ऑफ मार्क किसको कहा जाता है और मार्क को मरना पड़ेगा ये स्टेटमेंट किसने दिया था, टेरेंटो ने दिया था, याद रखना। अगला प्रश्न है, अब ये यहां तक हो गई थी मार्क की कहानी, अब कहानी होती है सीसीएफ की स्टार्ट, है ना। सीसीएफ को लेके हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना चाहेंगे। तो पहले हमने आईएसबीडी के कर लिए हैं, फिर उसके बाद में हमने मार्क के कर लिए हैं, दोनों को बहुत अच्छे से देख लिया है और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे उनके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे सीसीएफ को लेके। सीसीएफ है क्या है, देखो सीसीएफ को लेके हम बात करें सबसे पहले तो सीसीएफ जो है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट के रूप में जाना जाता है। अब ये जो सीसीएफ है ये यूनेस्को के द्वारा दिया गया था, है ना। पूछा भी हमसे यही प्रश्न है कि यूनेस्को और अपना पीजीआई, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। तो इसके द्वारा इसको दिया गया था, किसको, सीसीएफ को। तो सीसीएफ को दिया गया था यूनेस्को के द्वारा, और इसका जो पहला एडिशन है, ये पहला एडिशन साथियों 1984 में आया था, और दूसरा जो एडिशन है, दूसरा एडिशन 1988 में आया था, और तीसरा जो एडिशन है, इसका जो तीसरा एडिशन है वो तीसरा एडिशन 1992 में आया था। तो ये तीनों की तीनों इसके सीसीएफ के एडिशन है, और सीसीएफ जो है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है, एक तरह से बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है। 2709 जो है इसका मानक है, और यूनेस्को के द्वारा दिया गया था। यूनेस्को क्या है, एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, और पेरिस में इसकी स्थापना हेडक्वार्टर के साथ की गई थी। जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम और यूनेस्को इन दोनों के साथ कह सकते हैं कि ये इसका एक प्रोजेक्ट है पीजीआई, और इसके द्वारा ही इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो ये यूनेस्को की कहानी है, और यूनेस्को के यहाँ पर बात चलते हैं सीसीएफ को लेके। तो सीसीएफ का अपन आगे पढ़ते चलते हैं कि सीसीएफ किस संरचना पर आधारित है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये ISO 2709 पर आधारित है।
ISO 2709 पर आधारित है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड है, एक मानक है। और ये मानक जो है CCF इसी पर मानक पर आधारित है। जैसे मार्क आधारित था ना, ऐसे ही ये भी इस पर आधारित है, CCF 2709 पे। ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। अगला जो प्रश्न है, विषय का पता लगाएं। तो जो हमारी विषय है, विषम का पता लगाएं, है ना। विषम का पता कैसे लगाएंगे कि भाई इनमें कुछ चीजें दी गई हैं तो उनसे कुछ अलग हटके कौन सा ऑप्शन है, ऐसे हम विषम का पता लगाते हैं। अब विषम का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एंग्लो अमेरिकन कोड दिया गया है। आपको पता होगा कि एंग्लो अमेरिकन कोड जो है 1900 कब आया था, 8 में आया था, याद रखना। ये जो है ये एक तरह से किसका, ये एक कैटलॉग कोड है। और कैटलॉग कोड हमारे कई सारे हैं, जिसमें एक अमेरिकन कैटलॉग कोड भी है। दूसरा इसमें दिया गया है CCF। CCF जो है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है, लेकिन इसमें AACR2 भी दिया गया है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स। और AACR2 आया था 1978 में। और दूसरा यहाँ पर CCC दिया गया है, ये 1934 में, जिसको हम क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कहा जाता है, रंगनाथन जी के द्वारा ये जो है दी गई थी, है ना। और इनके द्वारा जब ये दिया गया था तो ये तीनों की तीनों क्या है, एक तरह से कैटलॉग कोड है। लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है और 1984 में इसको दिया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो इसलिए ये जो है विषम है और यही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है साथियों। चलिए अगला है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट को किस संगठन ने विकसित और कार्यान्वित किया था। तो हमारा CCF जो है ना, CCF के लिए मैंने आपको बताया था कि ये यूनेस्को के द्वारा दिया गया था, यूनेस्को के दिया गया था। और जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम PGI जो है उसके द्वारा दिया गया था। तो ये कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट जो है ये यूनेस्को के द्वारा दिया गया था, याद रखना। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक CCF रिकॉर्ड्स एक निश्चित रिकॉर्ड्स लेवल के साथ शुरू होता है और इसमें डेटा तत्व होता है। इसमें रिकॉर्ड क्या होता है, तो इसमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो 24 कैरेक्टर में होते हैं, याद रखना। कितने कैरेक्टर में होते हैं, 24 कैरेक्टर में होते हैं। और इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें रिकॉर्ड्स जो होता है अपना किसका, ये रिकॉर्ड होता है कितने लेवल जो होता है ना, लेवल, ये अपना 24 कैरेक्टर का होता है। ठीक है। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट प्रथम बार कब प्रकाशित किया गया था, तो ये इसका जो है फर्स्ट एडिशन था, ये इसका सेकंड एडिशन था और ये इसका थर्ड एडिशन था, याद रखना। ये तीनों की तीनों डेट एक साथ दी गई हैं। एग्जाम हमें, जो एग्जामिनर होगा वो हमें इस तरीके से भ्रमित करने की कोशिश करेगा, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छे से हमें क्लास मिली है, तो आप लोगों को इन क्लासों का बहुत अच्छे से फायदा उठाया है। तो आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को किया है, तो आप लोग कहीं भी इस एग्जाम में नहीं रुकने वाले। आप लोगों का सिलेक्शन जो है बहुत अच्छे से होने वाला है। आप लोगों की जो उम्मीदें हैं, हम लोगों से आप लोगों ने जो उम्मीदें रखी थी, वो उम्मीदें आपकी बहुत खरी उतरने वाली हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारा पूरा कोर्स लिया था। पूरा कोर्स लेने के बाद उन्होंने जो पढ़ाई करी थी उसके बाद में उन्होंने खुद ने नोट्स बनाए थे। नोट्स बनाने के बाद उन्होंने हमारी ऑब्जेक्टिव किताबें निकाली थी। तो उनको पता है कि किस तरीके का मैटर हमारा मिलता है और हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या हमारा एक तरह से स्ट्रेटेजी रहती है ना। हम ऐसा नहीं करते कि भाई हमारा जो है फालतू की बातें ज़्यादा चल रही हैं, थ्योरी पे ज़्यादा बातें कर रहे हैं। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। भाई कोई भी एग्जाम के लिए हम कह सकते हैं कि कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए हम लोगों को एक एक पॉइंट को देखना पड़ता है। सारे जो पुराने पेपर होते हैं, पुराने पेपरों को लेके उनका एनालिसिस करके और उसके बाद में ही आप लोगों के पास इस तरीके के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लाया जाता है। जब जाके हमारी क्लास होती है, तो इस क्लास का जो फायदा है आप लोगों को बहुत अच्छे से मिल रहा है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि आप हकदार हो इस चीज के। अब हकदार हो तो ये सब चीजें आपके लिए इसीलिए आ रही हैं कि भाई आपको जो है बहुत अच्छा मैटर मिले। मैंने आप लोगों को कभी नहीं कहा कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये करें वो करें। आप लोगों की अच्छा लगता है तो आप लोग करिए, नहीं लगता है तो आप क्लास देख के भी वापस जा सकते हो। ठीक है साथियों, अगर अच्छा लगे कि भाई हमें लग रहा है अच्छा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। लेकिन ये चीज मैंने कही नहीं है, आज पहली बार इस चीज को मैं दोहरा रहा हूँ बस। चलिए आगे पढ़ते हैं, ये बातें होती रहेंगी क्योंकि एग्जाम का टाइम है, इन बातों के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। CCF जो है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट इसको कहा जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे का जो प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान में जो RDA है, अब CCF की जो कहानी है वो हमारी हो गई है, अब RDA की कहानी स्टार्ट होगी। RDA क्या है, देखो RDA जो है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस इसको कहा जाता है।
तो ये रिसोर्स डिस्कशन एक्सेस जो है ये जून 2010 में आया था साथियों, जून 2010 में। और ये जून 2010 में AACR2 को ही एक तरह से रिप्लेस किया था, और AACR2 को रिप्लेस किया था, और उस रिप्लेस करने के साथ साथ इसका निर्माण हुआ था। किसका? अपने RDA का। और RDA का निर्माण 2010 में हुआ था, और ये कैटलॉग से संबंध रखता है। अगर हम पूछ ले कि भाई RDA और अपना AACR2, RDA और AACR2 इन दोनों में अगर अंतर आपसे पूछ लिया जाए तो इन दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ संरचना का अंतर है, संरचनात्मक अंतर है बस, है ना। RDA की कहानी आप लोगों को पता है कि 10 इसको भागों में बांटा गया है, 37 इसके चैप्टर है। तो ये एक तरह से मोटी मोटी RDA की कहानी मैंने आपको बताई है कि RDA जो है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस है, कैटलॉग से संबंधित है, AACR2 का संशोधित रूप है, 2010 में जून में ये आया था, है ना। इसी के साथ साथ इसको 10 भागों में बांटा गया है, 37 चैप्टरों में इसको बांटा गया है। ठीक है ना, 13 इसके परिशिष्ट है। ये RDA की कहानी है। प्रश्न को तो भूल ही गए। पुस्तकालय विज्ञान में RDA किससे संबंधित है? सूचीकरण से संबंधित है। चलिए, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस जो RDA है उसको कितने अनुभागों में विभाजित किया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसको कितने अनुभागों में, 10 अनुभागों में बांटा गया है। याद रखना, कितने अनुभागों में? 10 अनुभागों में। अब इसमें कई बार ऐसा दिमाग में आ जाता है कि यार 13 क्या था? तो 13 कुछ नहीं था, 13 जो हमारा AACR2 था ना, AACR2 उसके दो भाग थे, भाग 1 और भाग 2। उस भाग 1 के 13 अध्याय हुआ करते थे और इसके 6 अध्याय हुआ करते थे। तो वो कहानी है ये 13 की। तो 10 ही है इसके, याद रखना, RDA के तो भाग 10 ही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम सूचीकरण संहिता जो है FRBR और अपने FRAD पर आधारित है? ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, FRBR और FRAD पर आधारित कौन सा है? तो वो कौन सा ही है? वो आपका RDA ही है। RDA जो है ये किस पर आधारित है? ये RDA अपने किस पर? FRBR और FRAD पर ही आधारित है। क्या? RDA, याद रखना। क्लास हमारी चल रही है, और ये जो क्लास है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन को लेके है। चलिए, कुछ प्रश्न और कर लेते हैं हम इसमें, फिर ब्रेक ले लेंगे अपन। चलिए आगे चलते हैं। RDA किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 2010 कब? जून में। ये आपको याद रखना है। आगे का प्रश्न है, AACR2 की प्रतिस्थापित के लिए 2010 में किसको विमोचित कैटलॉग स्टैंडर्ड कहा गया था? तो वो RDA ही है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। RDA नामक मानक का उपयोग लाइब्रेरी में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ये प्रश्न अच्छा है। देखो, आपका जो RDA है एक नामक मानक है, और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो लाइब्रेरी सूचीकरण और संसाधन विवरण, मतलब लाइब्रेरी कैटलॉग एंड रिसोर्स डिस्क्रिप्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही रिसोर्स डिस्क्रिप्शन है। सूचीकरण से संबंध रखता ही है क्योंकि AACR2 का रिप्लेस है। FRBR की कह सकते हैं फुल फॉर्म क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स इसको कहा जाता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स इसको कहा जाता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। बिब्लियोग्राफी नहीं होगा, सॉरी, बिब्लियोग्राफिक होगा। देखो ये राइट आंसर है। हाँ, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो हमको याद है, खूब अच्छे से याद है कि भाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स इसको कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म यही है। लेकिन हम फिर भी गलती करके आ जाएंगे एग्जाम में। तो ये जो चीजें है ना, चलो मैं गलती कर सकता हूँ यहाँ पे एक बार को, तो उसका संशोधन मैं तुरंत करा दूंगा। लेकिन आप गलती करके जब गोला भर दोगे ना, गोला आता है ना, जो गोला आपका भविष्य निर्धारण करता है, वो गोला आपका, अगर आपने गोला गलत काला कर दिया तो आपको भविष्य काला कर देगा। तो आप लोगों को वो गोला काला तभी करना है जब आप बिल्कुल कंफर्म हो जाओ। तो आप लोगों को एक एक प्रश्न का बहुत अच्छे से देख के चलना है कि किस तरीके से हम लोग उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पहले हमको पूरा प्रश्न पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। चाहे आप पे तो आता है, चाहे आप पे तो 100% आती है चीजें, लेकिन फिर भी आप लोगों को चारों ऑप्शन ही पढ़ने हैं, फिर ही आपको उत्तर देना है। क्योंकि एक एक शब्द को देखना साथियों, अगर आप शब्द को नहीं देखोगे तो वहां पे गलती कर दोगे, और गलती कर दोगे तो मारे जाओगे। तो आप थोड़ा समझना और चीजों को आगे उसी तरीके से देखते हुए चलना।
अब देखो FRAD जो है इसका भी यहाँ पर कह सकते हैं कि फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो FRAD क्या होता है? तो सबसे पहले मैंने आपको देखा था कि FRBR की सबसे पहले फुल फॉर्म आपने देख ली है। FRAD की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप देखिए। तो FRAD की जो यहाँ पर फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ अथॉरिटी डेटा, ये इसका कह सकते हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ अथॉरिटी डाटा, FRAD। एडी अलग है, इसमें अथॉरिटी डाटा इसको कहा जाता है। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। इसी में ये जो है उस इकाई की पहचान करें जो FRBR में संस्थाओं के पहले समूह से संबंधित है। मैं कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने देखा है कि FRBR के 4 तत्व होते हैं। किसके? FRBR के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। और चारों तत्वों की एक ट्रिक हमने बना रखी है, BEMI। अब ये 4 तत्व हैं, है ना? 4 तत्व हैं। वर्क, एक्सप्रेशन, तो यहां पर देखो ये है क्या? नहीं है। इवेंट है क्या? नहीं है। कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं है। तो ये तीनों नहीं है। इसको बुक में भी सही कर लेना। इसको राइट आंसर आपका क्या रहेगा? एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि ये ट्रिक आप लोगों को याद करनी है और ये भी एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन चारों में से कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, इनका क्रम पूछा जा सकता है। चलिए, ग्रंथ सूची रिकॉर्ड्स FRBR के लिए कार्यान्वयन आवश्यकताएं हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इनके लिए क्या आवश्यकताएं हैं। ये जो ग्रंथ सूची रिकॉर्ड्स हैं इनके लिए क्या आवश्यकताएं हैं, तो इनके लिए ग्रंथ सूची विवरण के लिए एक वैचारिक संबंध इकाई मॉडल है ये। क्या? FRBR। साथियों फिर कहूंगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि FRBR क्या है। तो ये क्या है? एक वैचारिक इकाई संबंध मॉडल है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। और मैं कह रहा हूं कि जहां तक ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा सकता है ना? अच्छे से कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि ये जो है वैचारिक इकाई संबंध मॉडल है, FRBR। कई बार हमसे पूछ लिया जाए FRBR क्या है, तो आपको उत्तर यही देना है कि ये एक वैचारिक इकाई संबंध मॉडल है। ठीक है साथियों, अगला जो प्रश्न है, वे कार्ड कैटलॉग जो एक विशिष्ट डिजाइन के लिए कैटलॉग कैबिनेट में व्यवस्थित किए जाते हैं, अब किसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं? तो देखो ये किए गए हैं ओपेक के द्वारा। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, एक कैटलॉग है जिसको ऑनलाइन किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो है वे कार्ड कैटलॉग हैं जो विशिष्ट डिजाइन किए गए हैं और कैटलॉग कैबिनेट में व्यवस्थित किए गए हैं। और किसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं? तो वो ओपेक के द्वारा किए गए हैं। आप लोगों ने जो है पहले पढ़ा होगा कि सबसे पहले आपका प्रिंटेड फॉर्म चलता था, फिर शीप सूची आई, फिर उसके बाद में कौन सी आई? कार्ड फॉर्म आया था। आपके परंपरागत में होते हैं। अपरंपरागत की तरफ जाए तो आपका माइक्रो आया था, है ना? मशीन रीडेबल कैटलॉग आ गया था, आपका ओपेक भी आ गया है। तो ये ओपेक जो है एक तरह से किसका है? आपका एक कैटलॉग के लिए विशिष्ट डिजाइन किया गया कैटलॉग कैबिनेट में व्यवस्थित करने के लिए एक तरह से ऑनलाइन वर्जन है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है ये। डबलिन कोर क्या होता है? देखो एक्चुअली तो डबलिन कोर एक मेटा डेटा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डबलिन कोर क्या है, तो डबलिन कोर एक मेटा डेटा स्टैंडर्ड है। और डबलिन कोर मेटा डेटा स्टैंडर्ड है, मतलब डेटा के बारे में डेटा, उसको कहा जाता है मेटा डेटा। डेटा के बारे में डेटा, तो उसको क्या कहा जाता है? मेटा डेटा कहा जाता है। तो डबलिन कोर क्या है? एक मेटा डेटा है, याद रखना। डबलिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट सेट्स एडिशन 1.1 में कितने डेटामेंट्स एलिमेंट्स हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 15 एलिमेंट्स हैं इसमें, याद रखना। और 15 के नाम आपको याद रखने चाहिए। और जिसमें आर आर टी RTDC, इस तरीके से आप याद कर लेना। ट्रिक है ये, कुछ ट्रिक मेरे द्वारा जो बनाई गई हैं, इन ट्रिक्सों को याद कर लेना। राइट रिलेशन, टाइप, टाइटल, डेट, डिस्क्रिप्शन, कंट्रीब्यूटर, कैरेक्टर, इस तरीके से ये ट्रिक बनाई गई हैं। इन ट्रिकों को फॉर्मेट, लैंग्वेज, ये सब ट्रिक जो है ये एलिमेंट्सों के नाम हैं और ये किताब में दी गई हैं। आप लोगों ने कभी किताब देखी होगी, पढ़ी होगी, समझी होगी, तो आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो ट्रिक भी मैंने किताब में दे रखी है। तो राइट रिलेशन, टाइप, टाइटल, डेट, डिस्क्रिप्शन, ये सारे के सारे जो हैं ये किसके? ये डबलिन कोर मेटा डेटा के जो 15 तत्व हैं उनके नाम हैं। और नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा प्रश्न भी पूछा सकता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है, ऐसा आएगा। अभी बताऊं आपको, देखो डेटा के बारे में संरचित डेटा को क्या कहा जाता है? तो उसको तो मेटा डेटा कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया ही था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डबल इन कोर मेटा डेटा का तत्व नहीं है, ये पूछ लिया। देख लो, मैंने आपको बताया था कि भाई मैंने आरटीडीसी के रूप में, आरटीडीसी, अब ये आरटीडीसी डबल टी था, ये डबल डी था, ये ट्रिपल सी था, तो आपके ये नाम ही हो गए कुछ तो याद। तो ऐसे ऐसे ट्रिक बनाया करो, कोई भी चीज हो तो ऐसे ट्रिक बनाओगे तो जल्दी याद हो जाएंगी। तो अब देखो, निम्न में से कौन सा डबल इन कोर मेटा का तत्व नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो देखो शीर्षक होता है, फॉर्मेट होता है राइट रिलेशन होता है, फॉर्मेट होता है, फिलिप्स में बताया था, है ना, ये टाइटल होता है, ये फोकस नहीं होता है, फोकस याद रखना, फोकस जो होता है वो इसका टाइटल नहीं होता है, किसका, मेटा डेटा का। मेटा डेटा को लेकर चर्चा चल रही है हमारी, डबल इन कोर मेटा डेटा। और डबल इन कोर मेटा डेटा में इसमें 15 एलिमेंट्स है, 15 एलिमेंट्सों में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नहीं है ना, तो वो पूछा गया है, तो इसमें फोकस नहीं होता है, याद रखना। चलिए आगे का प्रश्न है कि भाई डीसीएमआई का पूरा नाम क्या है, तो डीसीएमआई डबल इन कोर मेटा डेटा, डबल इन कोर मेटा डेटा जो है इसका पूरा नाम क्या है, तो डबल इन कोर मेटा डेटा का जो पूरा नाम है वो पूरा नाम है डबल इन कोर मेटा डेटा इनिशिएटिव, ये याद रखना है आपको, इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव डबल इन कोर मेटा डेटा इनिशिएटिव इसका पूरा नाम है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। कैटालॉगिंग पब्लिकेशंस जो है ये कार्यक्रम का सूत्रपात किसने किया था, तो ये सूत्रपात किया था किसने, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा किया गया था, सीआईपी, है ना, आपने खूब देखा होगा सीआईपी, सीआईपी जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्री नेटल कैटलॉग शब्द की पहली बार किसने दिया था, तो ये प्री नेटल कैटलॉग जो है, मतलब कैटलॉग से पहले कैटलॉग दिया जाता है, उसको डॉक्टर रंगनाथन ने दिया था। ऐसे काम हमारे डॉक्टर रंगनाथन ही करते हैं, तो ये डॉक्टर रंगनाथन जी ने ये प्री नेटल कैटलॉग दिया था, याद रखना। अगला जो प्रश्न है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने कैटलॉग इन पब्लिकेशंस की शुरुआत कब की थी, तो ये शुरुआत की थी 1971 में साथियों। कब की थी, सीआईबी की शुरुआत, जो आपने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जो कैटलॉग पब्लिकेशन जो है ना 1971 में इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, ISO 2709 है वो किससे संबंधित है, तो ISO 2709 संबंधित किससे है, डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्म में बदलना, इसके लिए काम में लिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्म में काम में लेने के लिए इसको बताया गया है। तो ये ISO 2709 की चर्चा थी। ठीक है साथियों, तो ये जो हमारी क्लास थी, ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आशा करता हूँ कि सारी की सारी जो क्लास है, इस क्लास में हम लोगों ने 4 जो है टॉपिक पढ़े थे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा, सबसे पहला टॉपिक हुआ करता था ISBD, फिर हमने मार्क के बारे में पढ़ा, फिर हमने CCF के बारे में पढ़ा, फिर RDA के बारे में पढ़ा। ये चारों के चारों टॉपिक हमने बहुत अच्छे से देखे थे और बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया था और शानदार तरीके से हमने किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसे ही हमारी जो क्लासेज हैं वो सारी क्लासेज हमारी ऐसे ही होती हैं। इससे पहले ISBN की होती थी और भी हमारे द्वारा ऐसे इसमें जो है कई कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे टॉपिक हमारे द्वारा करवाए जा रहे हैं, है ना। मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं, एक सर हैं उनके द्वारा भी करवाए जा रहे हैं। तो ऐसे करके आप लोग जो है इस संस्था से जुड़े हो तो बहुत अच्छे से जुड़े हो, तो आपको पूरा एकदम एग्जाम के साथ, एग्जाम तक ही आपका सहयोग किया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर कुछ भी नया टॉपिक आएगा या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों को लगेगा तो वो भी आपके लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ठीक है साथियों, चलता हूं इस क्लास के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस क्लास से जुड़े। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू।